क्या आपके बच्चे को ऐसे सेंस इश्यूज़ हैं जो सेंसिटिव बिहेवियर्स बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे की लर्निंग अफेक्ट हो रही है, बच्चे आपको ध्यान नहीं देते हैं या चीज़ों को समझते नहीं हैं और अजीब से बिहेवियर करते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ मैं बताऊँगी जिसे आप घर पर कर सकते हैं। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे सेंसरी इश्यूज़ के बारे में। सेंसरी इश्यूज़ किस तरह से बच्चों की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चों में लगभग 90% बच्चों को जिनको ऑटिज़म है उन्हें सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, या फिर जिन बच्चों को ADHD है, या फिर जिन बच्चों को सिर्फ SPD है। ये सेंसरी इश्यूज़ बच्चों की पूरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। उन्हें खेलने नहीं देते, किसी के साथ में कहीं फोकस नहीं करने देते हैं, कोई भी काम वो अपनी मर्ज़ी से कर नहीं पाते हैं, जैसे उनका ब्रेन उनके कंट्रोल में नहीं, उनके सेंसरी सिस्टम के कंट्रोल में है। बच्चों का सेंसरी सिस्टम का डिसरेगुलेशन जो है वो बच्चों में अजीब बिहेवियर, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, वो बच्चों में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और इस वजह से बच्चे हमारे साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। बच्चों का कनेक्शन हमारे साथ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के सेंसरी इश्यूज़ को समझा जाए और उन्हें ट्रीट किया जाए। घर पर किस तरह से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, आज इसी विषय में मेरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी शायद जो आपका OT आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें हम क्लियरली जानेंगे कि बच्चों को सेंसरी से रिलेटेड क्या बिहेवियर्स होते हैं और उन्हें किस तरह से हम घर पर ट्रीट कर सकते हैं। मैंने सेंसरी के रिगार्डिंग पहले भी बहुत से वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें मैंने कामिंग, अवॉइडिंग, हाइपर एक्टिव बच्चों के बारे में वीडियो शेयर किया है। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें मैं बात करूंगी हर एक उस इशू के बारे में जो सेंसरी से रिलेटेड है। चाहे आपका बच्चा अंडर रिस्पॉन्सिव है, ओवर रिस्पॉन्सिव है, या फिर उसे क्रेविंग है किसी चीज़ की, सेंसरी सेंस को स्टिमुलेशन चाहिए, या फिर उसे परसेप्शन को लेकर प्रॉब्लम है। 4 तरह के इश्यूज अगर हम सेंसरी को डिफरेंशिएट करना चाहें, सेंसरी इश्यूज को डिफरेंशिएट करना चाहें, या सेंसरी बिहेवियर्स को डिफरेंशिएट करना चाहें, तो मैं 4 टाइप्स में डिवाइड करूंगी। 4 टाइप्स कौन सी हैं, कौन से बिहेवियर्स हैं, उसके रिगार्डिंग इसी विषय पर बात करेंगे। सेंसरी मॉड्यूलेशन ओवर रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि आपका बच्चा डिफेंसिव है। उसे हम सेंसरी लैंग्वेज में, उसे हम OT की लैंग्वेज में सेंसरी मॉड्यूलेशन ओवर रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं कि कोई भी चीज़ बच्चा बर्दाश्त नहीं करता, टॉलरेट नहीं कर पाता है। चाहे वो आपका एक डीप हग है, आप उसके पास जा रहे हैं, आप उसे टच कर रहे हैं, वो उसे पसंद नहीं है, थोड़ा सा भी म्यूज़िक उसे परेशान कर देता है, हाथों पर कोई भी चीज़ लग जाती है तो उसे वो डिस्ट्रेस हो जाता है, ये सब चीज़ें, और किसी से स्विंग पर वो जाना नहीं चाहता है। इसे हम कहते हैं कि बच्चा डिफेंसिव है, आपका ओवर रिस्पॉन्सिवनेस जिसे हम कहते हैं। दूसरी टाइप जो होती है वो सेंसरी मॉड्यूलेशन, जिसमें कि बच्चे अंडर रिस्पॉन्सिव होते हैं। अंडर रिस्पॉन्सिव को उन्हें कोई चीज़ महसूस नहीं होती है, उनकी सेंसेस इस हिसाब से वर्क ही नहीं करती हैं, कितनी भी पेन हो रही है उन्हें उस चीज़ का एहसास नहीं है, या फिर अगर उन्हें टच किया गया है, कौन से पार्ट पर टच किया गया है ये भी उन्हें नहीं पता लगता है, फीलिंग नहीं आती है। टच की बात करूँ मैं, या फिर स्विंग की भी बात करूँ, या किसी भी कोई भी मूवमेंट हमने उसे दी है तो बच्चे की बॉडी को इतना एहसास ही नहीं होता है। इसे हम कहते हैं कि अंडर रिस्पॉन्सिव। और जो थर्ड टाइप रहती है वो है सेंसरी मॉड्यूलेशन सीकिंग बिहेवियर्स का। इसमें बच्चे सीक आउट करते हैं, जैसे चीज़ों को सीक आउट करना कि उनकी नीड है। चाहे मैं यहाँ बात करूँ हाइपर एक्टिव बच्चों की, बच्चे बहुत ज़्यादा अशांत रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो ये जो निशानी है ये होती है जिन बच्चों को सेंसरी मॉड्यूलेशन के रिगार्डिंग क्रेविंग की जिनको इश्यूज़ होते हैं, वो बच्चे अक्सर ऐसे बिहेवियर करते हैं। लगातार चीज़ों को, लोगों को छूने की कोशिश करते रहना, लगातार अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए इधर उधर दौड़ते रहना, चीज़ों से टकराते रहना, ये सब चीज़ें, ये बिहेवियर उन बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं। अब 4th टाइप जो होती है वो होती है परसेप्शन की, जिसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं या बहुत कम लोग जानते होंगे। परसेप्शन का मतलब है कि किसी चीज़ को परसीव करना। परसीव यानी कि उसे डिस्क्रिमिनेट कर पाना, किसी चीज़ को, कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से किस तरह से डिफरेंट है। अगर मैंने 4 रेड चीज़ें दी हैं, एक ब्लॉक ग्रीन कलर का रखा है और बच्चे को पूछा है कि कौन सी चीज़ इसमें डिफरेंट है, तो बच्चा बता पाए। बच्चा लगातार चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को परसीव नहीं कर पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। परसेप्शन की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम करवाएंगे और हर एक इन इश्यूज़ के बारे में भी मैं बात करूंगी कि इन्हें किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी टेक्टाइल सेंस की। टेक्टाइल सेंस हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस है, जिसमें अक्सर बच्चों को टच को लेकर इश्यूज़ होते हैं। किसी भी एक टेक्सचर से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, कपड़े पहनने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, एक तरह के टेक्सचर के कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं, एक तरह का खाना पसंद करते हैं, इस वजह से हर एक चीज़ नहीं खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं। या मैं बात करूं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें लगता है कि अलग हैं,
सॉफ्ट चीज़ें हैं वो नहीं खाते हैं। कुछ बच्चे मैसी होना पसंद नहीं करते, इसी वजह से वो फूड को हाथ नहीं लगाते हैं, इस वजह से उन्हें खुद से खिलाना पड़ता है, जिस वजह से वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। और एक चीज़ होती है कि बच्चों को ब्रशिंग को लेकर, कॉम्बिंग को लेकर, हेयर कटिंग को लेकर, नेल कटिंग को लेकर इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जिन बच्चों को टच को लेकर प्रॉब्लम है, या फिर मैं यह कहूँ कि वो हर चीज़ को अवॉइड करते हैं। हमें ऐसे बच्चों के साथ बहुत सोचकर चलना चाहिए कि ऐसे बच्चों के साथ में हमें वो एक्टिविटीज़ बच्चे को देनी है ताकि विलबर्गर ब्रश सजेस्ट करते हैं कि डीप प्रेशर के साथ उन्हें ब्रशिंग की जाए, उनकी पूरी बॉडी को ब्रशिंग करना ज़रूरी है। इसके साथ ही बच्चों को खाने से पहले उनके माउथ को मसाज देना, उनके लिए एक टच बुक बनाना जिसमें कि अलग अलग टेक्सचर्स हमने पेस्ट किए हैं, सॉटिन से लेकर कॉटन से लेकर आपने सैंड पेपर, वो चीज़ें आप लगा सकते हैं उसमें, और एक टच बुक बनाइए जिसमें कि आप बच्चे को सॉफ्ट टू हार्ड टेक्सचर दे रही हैं। अलग अलग तरह के टेक्सचर्स आपने पेस्ट कर लिए हैं, तो बच्चे को फिंगर्स के साथ में, फिंगर टिप्स के साथ में हर एक टेक्सचर को रब करने के लिए बोलिए। ये टच बुक जो है वो आपके बच्चे को कोई भी इश्यूज़ है उसमें वर्क करेगी, क्योंकि आपके बच्चे को टच को लेकर परसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बच्चे को टच को लेकर और इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसमें ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। तो एक बुक बना लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनकी उस सेंसिटिविटी को कम कर सकें। इसके अलावा ऑयल लोशन से मसाज करना या फिर बच्चों को डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़, डीप प्रेशर देना, ये भी बच्चों को हेल्प करता है। दूसरा टेक्टाइल इश्यूज़ जो होती हैं वो होती हैं बच्चे नोटिस नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कोई चीज़, उनके हाथ गंदे हैं या उनके पैर गंदे हैं या उनके नाक बह रही है, उन्हें इस चीज़ का पता नहीं चलता है। बच्चों के साथ में हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को सेंसरी बिन्स दे सकते हैं, उन्हें टेक्टाइल सेंसरी बिन बनाकर दीजिए, उन्हें वाटर बीट्स दीजिए, उन्हें पानी के साथ खेलने की एक्टिविटीज़ दीजिए। इन चीज़ों से बच्चों में अवेयरनेस आती है। बच्चों को गर्म और ठंडे पानी से थेरेपी दी जा सकती है। बच्चों को गर्म पानी में हाथ डालकर उसे बताइए और ठंडे का उसको टच बताइए। रिस्पॉन्सिवनेस है उनकी, वो उनकी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। बच्चों का जो बैलेंस होना शुरू हो जाता है, सेंसरी सिस्टम उनका बैलेंस होना शुरू हो जाता है अगर हम टाइप का हम उन्हें सेंसरी टेक्टाइल इनपुट देते हैं। उन्हें अलग अलग टेक्सचर्स मैट पे चलाया जा सकता है। उन्हें वाटर बीट्स या बबल रैप के ऊपर चलने के लिए बोला जा सकता है। बबल रैप की पेंटिंग करवाई जा सकती है, हैंड पेंटिंग दी जा सकती है, फिंगर्स पेंटिंग दीजिए। इन बच्चों के साथ में आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ताकि बच्चों का जो सिस्टम है वो रेगुलेट हो सके। अब मैं बात करूंगी कि अगर आपके बच्चे को टेक्टाइल क्रेविंग है, जिन बच्चों को क्रेविंग होती है वो लगातार पर्सन, लोगों को या चीज़ों को छूने की कोशिश करते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के साथ में वो फिजिट करते रहते हैं, उसे हिलाते रहना, जैसे कि हम कहते हैं कि धागे को हिलाना, वो फील लेना चाहते हैं उस चीज़ का। कई बार ये इशू विजुअल होता है, लेकिन कई बार बच्चे तिनका हाथ में लिया है, कोई फाइन चीज़ ली है बच्चे ने हाथ में, पेपर्स बच्चे इकट्ठा करते हैं छोटे छोटे पीसेस को, या पत्तों के पीस तोड़कर काट कर उन्हें रख लेते हैं। तो ये जो है बच्चों की जो सेंसरी जिन्हें क्रेविंग रहती है, ऐसे बच्चों को हम जितना ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपोजर दें टेक्टाइल का उतना ही उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों को क्रेविंग है। इन एप्रोप्रिएट वेज में वो इनपुट लें, हम उन्हें एप्रोप्रिएट वेज में वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चों के लिए हम अलग अलग तरह की टच बुक बना सकते हैं, उन्हें अलग अलग टेक्सचर दे सकते हैं, उनकी बॉडी पर अलग अलग टेक्सचर रगड़ सकते हैं, या फिर प्लास्टिक का ब्रश हम ले लें, या फिर कॉम को ही हम रब कर रहे हैं। कॉम बहुत अच्छा कामिंग इफेक्ट देती है बच्चों को, स्पेशली अगर हाइपर एक्टिव है आपका बच्चा। कॉम से, ब्रश से बच्चे को इनपुट दे सकते हैं। अब जो एक चीज़ होती है कि परसेप्शन को लेकर भी प्रॉब्लम होती है, ये 4 टाइप है टेक्टाइल में। अगर बच्चे को परसेप्शन को लेकर प्रॉब्लम है तो बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को छूड़ कर बता नहीं पाते कि ये कौन सी चीज़ है, ये किस तरह से दूसरी से डिफरेंट है। ऐसे बच्चे अक्सर लगातार नॉन फूड आइटम्स को, किसी भी चीज़ को मुंह में ले लेते हैं, क्योंकि वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं। उनका माउथ इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाता है कि कौन सी चीज़ उन्हें खानी चाहिए, कि खाने वाली है या नहीं खाने वाली है। इसके अलावा अलग अलग टेक्सचर्स को छूते रहना, उसे फील करने के लिए, इसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन के लिए हम एक सिंपल सी एक्टिविटी बच्चों के साथ कर सकते हैं कि हमने एक कॉम ली है, कॉम को हमने सॉक में डाला है। बहुत ही ईजी है अगर आप स्टार्टिंग करना चाहें तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे को इशू तो नहीं है, कि आप उसे सॉक में डालिए कॉम को और उसे बोलिए छूने के लिए। और अगर आप सामने उसके बीड रखिए और कॉम रखिए, या पेंसिल रख दीजिए, पेंसिल रखिए और कॉम रखिए, और बच्चे से पूछिए कि आपने अभी क्या छुआ था। तो बच्चा क्या आपका बता पाता है कि उसने पेंसिल को छुआ था, क्योंकि दोनों ही लॉन्ग हैं। डिफ्रेंशिएट करना कई बार मुश्किल हो सकता है।
सेंस की मैं बात करूँ तो वो होती है विजुअल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों की लाइफ में। विजुअल में अगर मैं बात करूँ अंडर रिस्पॉन्सिवनेस की, तो बच्चों में कुछ ऐसे बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं, बच्चे किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि मैंने एक बॉक्स में 4 से 5 चीज़ें रखी हैं और मैंने बच्चा इन सब के नाम जानता है, मेक श्योर कि आपका बच्चा उस चीज़ के बारे में जानता है। या फिर आपने 4 या 5 नंबर्स या लेटर्स ही रखे हैं, तो आप उसको बोलो कि मुझे बी उठा कर दे दो। बच्चा आपका ए बी आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन फिर भी वो आपको बी उठाकर नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब कि वह अंडर रिस्पॉन्सिव है। अंडर रिस्पॉन्सिवनेस का सीधा संबंध लर्निंग से भी होता है, इसीलिए इन सेंसेस पर, इन इश्यूज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि बच्चे ब्राइट लाइट से बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं, बच्चे ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं। दूसरा एक चीज़, जिन बच्चों को, जो बच्चे अंडर रिस्पॉन्सिव होते हैं, वो बच्चों की आंखें बहुत जल्दी थकती हैं, किसी चीज़ पर ज़्यादा देर वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं। बुक पर अगर हम उसे देखने के लिए दें या कोई पिक्चर ही उठाकर हम उससे कहें कि वो स्टिल पिक्चर को ध्यान से देखे, हम पूछते हैं पिक्चर के रिगार्डिंग, अक्सर हम बच्चों को क्वेश्चंस करते हैं, तो क्या आपका बच्चा उस चीज़ पर फोकस कर पा रहा है? कंसंट्रेशन को लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं। अब मैं बात करूं क्रेविंग, जिन बच्चों को विजुअल क्रेविंग के इश्यूज होते हैं, अक्सर उन्हें विजुअल स्टीमिंग के भी बिहेवियर्स होते हैं। कुछ बच्चे मिरर के पास जाकर मूवमेंट करते हैं और उसे देखता पसंद करते हैं, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। ये भी विजुअल का ही इशू है कि जिन बच्चों को विजुअल की क्रेविंग होती है। या फिर बच्चे फिजिट स्पिनर को बहुत इंजॉय करते हैं, स्पिनिंग करना, चीज़ों को रोटेट करके देखना, ये सब चीज़ें कि उन्हें घूमती हुई चीज़ें, मूविंग चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लग रही हैं। इन बच्चों को हम कहते हैं कि उन्हें विजुअल क्रेविंग के इश्यूज़ हैं, और ऐसे बच्चों को हम मूविंग लाइट्स दे सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हम फिजिट स्पिनर, ऐसे टॉयज, विंड मिल जिसे हम कहते हैं, या ऐसी चीज़ें हम उनका अटेंशन लेने के लिए उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो चीज़ें उनकी सेंसेस को पसंद है, जो उन्हें पसंद है, जिनकी उन्हें क्रेविंग है। ऐसे बच्चे फ़ैन को, लगातार मूव होती चीज़ों को देखते हैं। कई बार वो इतने ज़्यादा उनका फैसिनेशन इतना ज़्यादा होता है कि कई बार बच्चे फ़ैन में हाथ दे देते हैं। चमकती चीज़ों के लिए वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। फिंगर, अगर वो विंडो के पास बैठे तो विंडो के बाहर ही झांकते हैं, क्लासरूम में नहीं देख पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए सजेस्ट की जाती है कि उन्हें विंडो से दूर रखा जाए। घर में भी काम करवाया जाए तो ब्लैक कर्टन्स के साथ में करवाया जाए। और जो बच्चे मिरर के पास खड़े होकर मिरर को एंजॉय करते हैं, उन बच्चों के लिए हम मिरर को यूज़ कर सकते हैं, उनमें सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनमें बॉडी अवेयरनेस को लाने के लिए, और उन्हें उनका और दूसरों की आइडेंटिफिकेशन सिखाने के लिए मिरर को हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मिरर उनके लिए एक रीइंफोर्सर है, और मिरर के साथ में आप बच्चे को बोलना भी सिखा सकते हैं। कि मिरर में जब आप बोलते हैं आ, तो बच्चा आपको इमिटेशन सीखता है। बच्चा, कई बार बच्चे हमारी तरफ नहीं देखते हैं, मिरर की तरफ देखकर वो जल्दी सीखते हैं। आई कांटेक्ट बनाने में स्पेशली जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे मिरर में आपको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, आई टू आई कांटेक्ट नहीं देते हैं। तो हम चीज़ें उनके लिए ईजी कर सकते हैं कि हम मिरर को यूज़ कर सकते हैं बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाने के लिए। बात करूँ परसेप्शन की, तो परसेप्शन में विजुअल को लेकर काफ़ी कुछ बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। बच्चे चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, कोई चीज़ किसी से अलग कैसे है, या इनमें अलग क्या है, या अलग क्यों है, ये चीज़ें बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि कोई चीज़ किसी से अलग कैसे है। चाहे मैं यहाँ बात करूँ पैटर्न्स की, चीज़ों की, कलर्स की, आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। आपका बच्चा कलर्स बताता है, रेड में आपने ग्रीन रखा है तो बच्चा बता रहा है। अगर आपने सर्कल रखे हैं, उनमें एक ट्राइंगल रखा है, तो क्या बच्चा ट्राइंगल डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है? गुड। अच्छा, ये वाला राउंड कहाँ पर है? राउंड, गुड। बच्चों को इसमें कोई इशू है तो बच्चों की लर्निंग, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस उससे काफ़ी इफेक्ट होता है। तो हमें बच्चों को स्टार्टिंग पर ही उनके डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। बच्चों को विजुअल परसेप्शन की एक्टिविटीज़ देना ज़रूरी है। विजुअल परसेप्शन के रिगार्डिंग बहुत सी एक्टिविटीज़ मेरे मैगजीन में आपको मिलती हैं। बच्चे साइज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को लगाएँ, बच्चे शेप के अकॉर्डिंग चीज़ों को लगाएँ, बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। और या फिर आप पजल पीसेस की भी बात करें, वो भी विजुअल परसेप्शन के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। ऐसे बच्चे अक्सर सिमिलर दिखने वाली चीज़ों के साथ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मैं बी या डी लेटर की ही बात करूं, आप बच्चों को सेपरेटली वर्कशीट दे सकते हैं। जिस भी लेटर्स को लेकर बच्चे को डिफ़िकल्टी है, आप उसके परसेप्शन पर काम कीजिए। बच्चों में परसेप्शन स्किल्स बढ़ते हैं, बच्चों का विजुअल स्ट्रॉन्ग होता है। अब बात करूंगी ऑडिटरी सेंस की। जो बच्चे ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं, वो बच्चे लगातार कानों पर हाथ रखते हैं। जब भी कोई एनवायरनमेंट में उन्हें कोई शोर सुनता है तो उसे ब्लॉक करने के लिए वो अपने कानों को कवर कर लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाते हैं, या खुद से ही मुंह से कुछ ना कुछ वो आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं, जिसे हम वर्बल स्ट्रीमिंग का नाम भी देते हैं, जिसकी कई बार वजह ऑडिटरी सेंसिटिविटी होती है। कुछ बच्चे
होम अप्लाइंसेस की आवाज़ से डरते हैं, वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ से डरती हैं, इवन कि जब ट्रिमिंग होती है बालों में सीज़र की आवाज़ होने में प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और ऐसे सिचुएशंस से हमें पहले बच्चे को अलर्ट करना ज़रूरी है कि जब बच्चे को हम ऐसी सिचुएशन में बच्चे को हम कोई चीज़ ऐसी यूज़ करने वाले हैं तो बच्चे को बताएं। इसके साथ ही ज़रूरी होता है कि उनकी सेंसिटिविटी पर काम करना। अगर शोर बहुत ज़्यादा है तो शुरू में हम उन्हें हेडफोन दे सकते हैं या फिर उन्हें कामिंग म्यूज़िक दिया जा सकता है। बिल्कुल शांत माहौल दीजिए जिससे कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो और काम पर ध्यान दे पाएँ। ऐसे बच्चे जिन्हें ऑडिटरी सेंसिटिविटी होती है बहुत जल्दी वो किसी भी शोर से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। वो बच्चे जल्दी किसी कोई चीज़ सुनते ही नहीं हैं। अगर कहें कि हम नाम बुला रहे हैं बच्चे का, ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज़म है बच्चे को तभी बच्चा नेम टू रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं कर रहा है। वीकनेस है, इस वजह से भी बच्चे आपकी बातों को ध्यान ही नहीं देते हैं, सुनते नहीं हैं, क्योंकि वो चीज़ पर उनका ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि आपकी जो वॉल्यूम है वो कम है। ऐसे बच्चों के साथ हमें थोड़ा लाउड होने की ज़रूरत होती है कि हम थोड़ा लाउडली बोलें। अगर हमारा बच्चा एक बात में नहीं सुन रहा है तो थोड़ा हम लाउड होकर बोलें तो बच्चे उन चीज़ों को सुनते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम उसे सुनाना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, हमारा वॉल्यूम थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, हमारी पिच टोन में ऐसी वेरिएशन होनी चाहिए कि बच्चे हमें देखें, क्योंकि बच्चे अक्सर नोटिस ही नहीं करते हैं इन चीज़ों को। आप एक सॉन्ग लगाइए, उससे पहले स्लो आवाज़ में धीरे धीरे उसकी आवाज़ को आप थोड़ा तेज़ कीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा बच्चा कितनी तेज़ आवाज़ में सुनता है। इसके अंदर क्या है? शेक इट, सी व्हाट इज इनसाइड। अब नेक्स्ट जो होती है हमारी ऑडिटरी, जिसमें हम क्रेविंग की बात करते हैं कि बच्चे लगातार म्यूज़िक को सुनना चाहते हैं, मुंह से लगातार आवाज़ें निकालते हैं। ऐसे बच्चे जिनको क्रेविंग होती है वो लगातार कुछ ना कुछ शोर करते रहते हैं, जैसे चीज़ों को टैप करके सुनना या मुंह से आवाज़ें निकालते रहना या किसी न किसी वे में वो साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं और अपने कान लगाकर उस चीज़ को सुनते हैं। अगर हम उसे एक ऑडिटरी टॉय देते हैं तो एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत होती है। अगर हमने बच्चे को दी है तो हम ऑब्जर्व इस बेस पे करते हैं कि बच्चा कान के पास लाकर क्या उस साउंड को सुन रहा है या बच्चा आंखों के पास लाकर उसे देख रहा है। इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे को विजुअल इश्यूज़ हैं या उसे ऑडिटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्योंकि जिन बच्चों को क्रेविंग होती है वो बच्चे लगातार म्यूज़िक सुनना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए लगातार हम बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चला सकते हैं, शांत म्यूज़िक हो, कामिंग म्यूज़िक हो, क्लासिक म्यूज़िक हो सकता है, ऐसा म्यूज़िक जो उसके ब्रेन को शांत करे, क्योंकि कई बार कुछ म्यूज़िक बच्चों को हाइपर कर सकते हैं। जो फास्ट म्यूज़िक है या फिर लाउड म्यूज़िक है वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बच्चे उसमें काफ़ी शांत होते हैं। मैं गुरजोत को देखती थी, गुरजोत जब भी किसी मैं पार्टी में लेकर जाती थी तो वो चाहे वो कितना भी हाइपर था, लेकिन जब वो उसे म्यूज़िक सुन रहा है, लाइट्स दिख रही हैं, तो वो अपनी चेयर पर स्टिल रहता था, बिल्कुल स्टिल। उसमें कोई हैंड फ्लैपिंग नहीं होती थी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती थी। वो अक्सर फिजिट करता था लेकिन उस टाइम पर वो फिजिट भी नहीं करता था, एकदम से स्टिल बैठता था। और ये एक चीज़ से मुझे पता चलता था कि उसे ऑडिटरी क्रेविंग है। ऐसे में बच्चों को हम कुछ ना कुछ ऑडिटरी इनपुट देने की कोशिश कर सकते हैं। उनके लिए ऑडिटरी जार बनाए जा सकते हैं, ऑडिटरी शेकर्स बनाए जा सकते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ में। अगर मैं बात करूँ परसेप्शन की, तो अगर सिमिलर बोले जाने वाले वर्ड्स जो होते हैं, कुछ जो सिमिलर लगते हैं, जैसे कि थिंक और थिंक, बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑडिटरी प्रोसेसिंग में उन्हें प्रॉब्लम है। परसेप्शन की यहाँ बात करूँगी, जिनको परसेप्शन को लेकर इश्यूज होते हैं, वो सिमिलर जो साउंड करते हैं वर्ड्स, उनमें उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, बच्चे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं। किसी भी चीज़ को एक सही जगह पर उस वॉल्यूम को एडजस्ट करना कि हम समझ सकें कि ये बिल्कुल ठीक है, वो चीज़ वो नहीं समझ पाते हैं। ये एक चीज़ होती है जिन्हें परसेप्शन को लेकर प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ ऑडिटरी शेकर्स बना सकते हैं, कुछ ऑडिटरी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को दे सकते हैं, उन्हें टॉयज़ दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने किस टॉय की आवाज़ सुनी थी, 2 टॉयज़ लीजिए, दोनों की साउंड अलग हो बिल्कुल, तो वो आप बजा कर दिखा रहे हैं और उसे पूछ रही हैं कि ये साउंड किसकी थी। उसे ब्लाइंड फोल्ड किया जा सकता है। ऑडिटरी परसेप्शन के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर पर बच्चों को करवा सकते हैं। कहाँ से आई? इन चीज़ों से, इन एक्टिविटीज़ से आपके बच्चों का परसेप्शन अच्छा होता है। अलग अलग चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करना, जार्स को, कि अभी आपने कौन सी साउंड सुनी थी, किस चीज़ की साउंड थी, आप 4-5 चीज़ें रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस की। प्रोप्रियोसेप्टिव जो बच्चे जो अंडर रिस्पॉन्सिव होते हैं, बच्चे लंबे समय तक सिटिंग देने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। इसके अलावा जंपिंग और
बाउंसिंग की एक्टिविटीज़ को वो एंजॉय नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों को, जिन बच्चों को सेंसिटिविटी है, अगर आपको लगता है कि प्रोप्रोसेप्टिव बच्चा आपका सेंसिटिव है, तो ऐसे बच्चों को हम जो जंपिंग की एक्टिविटीज़ उन्हें हम धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि बच्चा उनके साथ कंफर्टेबल हो सके, क्योंकि कई बार ये चीज़ें बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ की वजह हो सकती हैं। इसीलिए हमें बहुत सोच कर बच्चों को सेंसरी एक्टिविटीज़ करवानी है ताकि बच्चा आपका कंफर्टेबल हो। बच्चे चेयर पर या फर्श पर लेटकर अपने आप को पूरी तरह से वो बेंड कर लेते हैं, वो फ्लोर पे लेट जाते हैं। ऐसे बच्चों के साथ में बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें मसाज दें, उन्हें वो इनपुट दें जिससे कि बच्चों के सेंसी सिस्टम को बैलेंस किया जाए। इसके बाद मैं बात करूं कि जिनको क्रेविंग होती है, उन बच्चों के बिहेवियर्स कुछ इस तरह से होते हैं कि लगातार जंप करते रहते हैं, वो बाउंस करते रहते हैं लगातार। इस चीज़ को वो उनका एक बिहेवियर बन जाता है कि बच्चे लगातार इनपुट लेने की कोशिश करते हैं या फिर चीज़ों से, लोगों से टकराते रहना। ये एक चीज़ भी जिन बच्चों को प्रोप्रोसेप्टिव क्रेविंग होती है, जिन्हें हम अक्सर सेंसी सीकर्स या फिर हाइपर एक्टिव बच्चे का नाम भी देते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़ दें या फिर उन्हें मसाज दें, उन्हें प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट अलग अलग वेज में दें ताकि बच्चे की इस क्रेविंग के जो बिहेवियर्स हैं, उनके इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को कम किया जा सके। जिन बच्चों को परसेप्शन को लेकर, प्रोप्रोसेप्टिव परसेप्शन जो है उन्हें नहीं होती है, उन्हें ये नहीं पता होता कि किसी चीज़ को मुझे कितने ज़ोर से खींचना है या कितनी ज़ोर से मुझे, अगर पुशअप करते हैं तो दीवार पर कितनी ज़ोर से मुझे कितने प्रेशर के साथ में, पेंसिल को कितने प्रेशर के साथ में पकड़ना है। ये चीज़ों का अंदाज़ा उन्हें नहीं होता है कि पेंसिल को अगर मुझे चलाना है तो उसे मुझे कितने प्रेशर के साथ में पकड़ना है। बहुत लूज़ पकड़ते हैं या बहुत टाइट पकड़ते हैं पेंसिल को। चीज़ों में, लोगों में लगातार वो टकराते हैं क्योंकि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है, उनकी बॉडी इस चीज़ को फील ही नहीं कर पाती। वेस्टिबुलर की बात करूँ तो बच्चे अक्सर राइड से घबराते हैं, स्लाइड नहीं लेना चाहते हैं, मूवमेंट से घबराते हैं, स्पिनिंग की एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते हैं। अगर उन्हें जंप करने के लिए बोला जाए, फीट को ऊपर उठाने के लिए बोला जाए तो बच्चे अक्सर डरते हैं। बच्चे वेस्टिबुलर सेंसिटिव होते हैं या मैं जिन्हें कहूँ कि ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं। ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत होती है, बच्चे जल्दी समझ ही नहीं पाते हैं। लगातार मूवमेंट जो है उन्हें ज़रूर चाहिए उनकी बॉडी को शांत रखने के लिए, उन्हें कंसंट्रेट रखने के लिए। दूसरा एक चीज़ होती है कि बच्चे लगातार मुड़ने पर भी जो है उन्हें चक्कर नहीं आते हैं। बच्चे वेस्टिबुलर ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं, वो बच्चे लगातार जंप करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिन्हें हम सेंसी सीकिंग बिहेवियर्स भी कहते हैं। कुछ इस तरह के अलग अलग बिहेवियर्स आप बच्चों में दे सकते हैं जिन बच्चों को सेंसी, ये सभी बिहेवियर्स जो मैं बता रही हूँ ये सेंसी से रिलेटेड हैं और इनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। लाइट उठाओ, वन हैंड से, इसको वन हैंड से उठा सकते हो? नहीं है ना, हैवी है, हैवी है ना। अगर मैं बात करूँ जो हमारी लास्ट सेंस के बारे में, टेस्ट और स्मेल के बारे में है कि टेस्ट, बच्चे अलग अलग जो टेस्ट नहीं खाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को खाने को लेकर इश्यूज़ होते हैं कि बच्चे एक ही तरह की स्मेल और एक ही तरह का टेस्ट का खाना खाना चाहते हैं। वेरिएशन दी जाए तो वो अलग अलग तरह का खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हम वेरिएशन दे सकते हैं। बच्चों को आइस या नींबू दिया जा सकता है ताकि बच्चों की सेंसिटिविटी को खाने से पहले कम कर दिया जाए। दूसरा एक चीज़ है कि अगर आपका बच्चा ओवर रिस्पॉन्सिव है, वो बच्चे लगातार सोर, स्पाइसी ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। इनका अंदाज़ा नहीं होता है कि कौन सी स्मेल उनके लिए सही है या कौन सी उन्हें सूंघनी चाहिए या नहीं। कुछ बच्चे अंडर आर्म्स को या सॉक्स को भी स्मेल करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्रेविंग की, तो बच्चे अपने मुंह को पूरी तरह खाने से भर लेते हैं। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि लगातार, जिसे हम कहते हैं कि ओवर ईटिंग करना, हर एक चीज़ को लगातार सूंघने की कोशिश करते रहते हैं। ये जिन बच्चों को क्रेविंग के बिहेवियर्स होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम स्निफ जार बना सकते हैं या उन्हें किस तरह से खाना खाना है हम मिरर की हेल्प से उसे बता सकते हैं कि उसे एक एक बाइट करके खाना खाना है, मुंह को पूरा स्टफ़ नहीं करना है। ऐसे बच्चों के लिए आप अलग अलग तरह की स्मेल जार बना सकते हैं। इसी तरह से टेस्ट के बारे में कि लेमन का क्या टेस्ट होता है या शुगर का टेस्ट क्या होता है, चॉकलेट का टेस्ट क्या होता है, ये उन्हें बताना और समझाना ज़रूरी है। मीठी होती है, चॉकलेट क्या होती है? मीठी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बच्चों की सेंसी इश्यूज़ को समझने में और उन्हें घर पर ही ट्रीट करने में।